क्लास 9 रैपिड रिवीजन चैप्टर है हमारे पास में सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। नोटी हो रहा के ये चैप्टर को दो हिस्सों में तोड़ देना है। सोशलिज्म इन यूरोप, सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी है, वो यूरोप में कैसे फ्लरिश होती है वो एक कहानी है चैप्टर की, और दी रशियन रेवोल्यूशन, तो ये आइडिया रशिया में कैसे इंप्लीमेंट हुआ, रशिया में क्या क्या इवेंट्स हुए, रेवोल्यूशन कैसे आया, ये पूरी की पूरी इस चैप्टर की रूपरेखा है। चैप्टर शुरू करेंगे, एक चीज आपको समझना होगी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से जोड़ के देखना। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक पॉसिबिलिटी ओपन अप कर दी कि सोसाइटी एक डेमोक्रेटिक सेटअप में तैयार की जा सकती है, और खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग बदलना ऐसे शुरू किया कि अब यूरोप में अलग अलग जगह एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। आज ही बदल लिया साला, जो कि इस चैप्टर से आपको समझ में आएगा। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। यूरोपियन सोसाइटी में उस समय पे मेनली तीन पॉलिटिकल टेंडेंसीज वाले लोग थे। लिबरल्स, जो हर रिलीजन को टॉलरेट करना चाहते थे, जो ये चाहते थे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो, जो मोनार्क्स है उनके ऊपर चेक लगाया जाए, अनकंट्रोल्ड पावर्स ना हो उनके पास में, लेकिन एट द सेम टाइम वो डेमोक्रेट नहीं थे क्योंकि सबको वोटिंग राइट देने की बात नहीं करते थे। रेडिकल्स दूसरे वो लोग थे जो सोसाइटी में रेडिकल चेंज चाहते थे, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में नहीं थे, लेकिन ये चाहते थे कि प्रॉपर्टी कुछ ही लोगों के हाथों में कंसंट्रेटेड ना हो, सबको वोटिंग राइट देने की बात करते थे, विमेन सफ्रेगेट को भी सपोर्ट करते थे। और तीसरे लोग थे कंजर्वेटिव्स, जो कि राजा महाराजा वाली गैंग थी, जो ये चाहते थे कि लिबरल्स और रेडिकल्स की बात ना मानी जाए। क्यों? क्योंकि लिबरल्स और रेडिकल्स तो चेंज चाहते थे। कंजर्वेटिव्स को लेकिन बाद में समझ में आया कि चेंज तो आके रहेगा, मार पीट के चेंज लाएंगे, इससे अच्छा है कि हम खुद चेंज ले आए। वो ये चाहते थे कि उनके पास्ट को रिस्पेक्ट किया जाए और चेंज स्लोली ग्रेजुअली लाया जाए। सब कुछ बहुत धीरे धीरे हो रहा है। उस समय यूरोप में इंडस्ट्रियल सोसाइटी डेवलप हो रही थी, इंडस्ट्रीज आ रही थी, और इंडस्ट्रीज के ओनर्स जो लिबरल्स और रेडिकल्स ही थे अधिकतर लोग। अब इंडस्ट्रीज में सिचुएशंस उतनी अच्छी नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं थी, और लिबरल्स और रेडिकल्स उस चीज में बदलाव चाहते थे। वो चाहते थे कि जो कंजर्वेटिव्स के पास में पावर आ गई थी, खास करके 1815 के बाद में जो कंजर्वेटिव रिजीम सेटअप हुए थे, उसे खत्म किया जाए, और कुछ लिबरल्स और रेडिकल्स रेवोल्यूशन की भी मांग करते थे। वन सच रेवोल्यूशनरी वाज गुजिपी मजीनी। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में इस तरह के सोशल चेंज की डिमांड उठ रही थी, और उस सोसाइटी में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि सोशलिज्म का आइडिया इमर्ज होता है। क्या है सोशलिज्म का आइडिया? ये क्या है? सोशलिज्म एज एन आइडियोलॉजी बड़ी सिंपल सी चीज कहती है कि रिसोर्सेज शुड बी ओन्ड बाय सोसाइटी। इंडिविजुअल रिसोर्सेज जब ओन करते हैं तो वो सिर्फ अपने प्रॉफिट का सोचते हैं, और प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल्स। तो सोसाइटी के द्वारा ही रिसोर्सेज को ओन किया जाना चाहिए। पर ये सोसाइटी कैसे एग्जिस्ट करेगी? तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जैसे यूएसए में रॉबर्ट ओवन ने कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई न्यू हार्मनी के नाम से। सिमिलरली फ्रांस में लुइस ब्लैंक ने भी कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई, और गवर्नमेंट एंकरेज कोऑपरेटिव्स की बात करी। कोऑपरेटिव्स यानी कि प्रोड्यूसर्स खुद जितनी मेहनत करेंगे उतना उतना प्रॉफिट डिवाइड करके ले जाएंगे। बराबर है, एवरीथिंग ओके। सोशलिज्म के आइडिया को कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने और एक्सट्रीम पे ले गए। उन्होंने बताया कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो ओनर्स होते हैं वो सिर्फ अपने प्रॉफिट का सोचते हैं, इसीलिए वर्कर्स को टुक ओवर कर लेना चाहिए पूरी की पूरी प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर, और अपने मेहनत के हिसाब से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके एक कम्युनिस्ट सोसाइटी को बनाना चाहिए। यह कार्ल मार्क्स का आइडिया था सोशलिज्म में, जो कि एक पायनियर की तरह कंसीडर किए जाते हैं। सोशलिज्म का आइडिया एस्टैब्लिश हो चुका था और सोशलिस्ट आइडियाज पूरे यूरोप में स्प्रेड हो रहे थे। यहीं पे आपको देखने को मिलता है कि जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अलग अलग जगह सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनना शुरू हो गई थी। दो सोशलिस्ट वर नॉट एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट, लेकिन वो एक ओपिनियन शेप करने लगे थे वर्ल्ड पॉलिटिक्स का। जलवा है हमारा। ये था सोशलिज्म इन यूरोप। रशिया में ये आइडिया कैसे इंप्लीमेंट होता है? रशियन रेवोल्यूशन आता है तो रशियन सोसाइटी को अगर देखना शुरू करें तो रशियन एम्पायर 1914 में जो था वो सार निकोलस II के अंडर में था। मॉस्को के अलावा भी जैसे अगर आप देखेंगे तो कंट्रीज सच एज फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ये सब रशियन एम्पायर के अंडर में आती थी। इकोनॉमी की बात करें तो लोग प्राइमरली एग्रीकल्चरलिस्ट थे, 85% से ज्यादा लोग खेती कर रहे थे। इंडस्ट्रीज कुछ इक्का दुक्का मिल रही थी, और लोग जो थे तो वो भी क्या थे, अपने आप में डिवाइडेड थे। इंडस्ट्रियल वर्कर्स की अगर बात की जाए तो जहां पे जो मेटल वर्कर्स थे वो अपने आप को एरिस्टोक्रेट्स मानते थे। वुमेन एक मेजर कंट्रीब्यूटर थी टोटल वर्कफोर्स की। इसके अलावा अगर आप जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि रशिया का जो किसान था वो यूरोप के दूसरे किसान से अलग था। इस चीज के दो कारण थे। रशियन पीजेंट्स वहां के नोबल्स की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, जो कि यूरोप में दूसरी जगह आपको फिर भी देखने को मिल जाती थी। और दूसरा कारण यह था कि रशियन पीजेंट्स एक साथ आके अपने खेतों को जोड़ के खेती करते थे,
तो ऐसा लगता था कि वो नेचुरली सोशलिस्ट है। अब सोशलिज्म का सपोर्ट रशिया में कैसे बढ़ा? तो 1914 के पहले तक सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैन थी रशिया में, उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो दी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी 1898 में वर्कर्स के द्वारा बनाई गई। सिमिलरली पीजेंट्स के द्वारा भी आप देखेंगे तो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनाई गई 1900 में। अब ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी और सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स, इनके बीच में ही आपस में नहीं बनती थी। लेनिन जो कि एक प्रोमिनेंट लीडर है, उनको ऐसा लगता था क्या कि फार्मर जो है रिच और पुअर में डिवाइडेड है, जबकि वर्कर्स सब एक जैसे हैं। और इसी कारण से आप जैसे देखेंगे तो लेनिन ये भी चाहते थे कि क्वालिटी ऑफ मेन को कंट्रोल किया जाए, तो वो बोल्शेविक धड़े को लीड कर रहे थे पार्टी के, और मेंशेविक जो थे वो चाहते थे कि पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल। खैर कहानी आगे बढ़ती है। रशिया में अभी तक किसी प्रकार का चेंज नहीं आया था, सोसाइटी आज भी ऑटोक्रेटिक थी, जबकि यूरोप के दूसरी कंट्रीज में कुछ कुछ डेमोक्रेटिक चेंजेस आ रहे थे, और लोग यही चेंजेस रशिया में भी चाहते थे। रशिया के वर्कर्स के लिए 1904 का जो साल था वो पर्टिकुलरली खराब रहा। जो असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स थी, उनके द्वारा एक प्रोटेस्ट चलाया जा रहा था, क्योंकि पुटिलोव आयरन वर्क्स में से कुछ वर्कर्स को डिसमिस कर दिया गया था। जब ये प्रोसेशन जिसको फादर गेपॉन लीड कर रहे थे, ये विंटर पैलेस के पास पहुंचता है, तो जो राजा के गार्ड्स होते हैं वो हमला कर देते हैं, 100 लोगों की मृत्यु हो जाती है, 300 लोग जख्मी होते हैं, और यहां से एक सीरीज ऑफ इवेंट्स चालू होते हैं जिसे 1905 का रेवोल्यूशन कहा जाता है। इस दिन को ब्लडी संडे का नाम दिया जाता है। चारों तरफ से लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, सब रोड पे उतर आते हैं, राजा के ऊपर प्रेशर बनता है। तब राजा ने प्रेशर में आके एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाई, एक पार्लियामेंट बनाई जिसका नाम दिया गया डूमा। लेकिन राजा ने जैसे ही चीजें शांत होती है तो उस डूमा को डिसॉल्व कर दिया, नहीं चाहिए। सेकेंड डूमा को इलेक्ट कर लिया, उसको डिसॉल्व कर दिया, और थर्ड डूमा में पूरी तरह से अपने पसंदीदा लोगों को बैठा दिया ताकि उसके ऊपर कोई क्वेश्चनिंग ना हो। फिर आता है समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पे इनिशियली लोग बहुत एंथुसियास्टिक थे, वो रशिया को जीतता हुआ देखना चाहते थे, राजा को सपोर्ट भी कर रहे थे। लेकिन सार निकोलस जो था, तो वो अपने पुअर एडवाइजर रास्पुतिन के ऊपर डिपेंडेंट था, गलत डिसीजन ले रहा था, डूमा की बात सुन नहीं रहा था। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और जो लड़ाई में रशिया का हाल हो रहा था तो बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज थी। 7 मिलियन लोग मर गए, 3 मिलियन से ज्यादा लोग रेफ्यूजीज बन गए, और इस स्थिति में लोग लड़ना नहीं चाहते थे। वॉर का इकोनॉमी और इंडस्ट्रीज पे भी बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ा। सबसे पहली चीज तो ये कि रशिया में इंडस्ट्रीज वैसे ही कम थी, और वो जितनी थी वो भी बंद होने लगी। सप्लाईज नहीं आ रहा था, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था, रेलवे लाइन ब्रेक डाउन हो रही थी, जितने भी काम करने वाले लोग थे वो सब लड़ने चले गए, वर्कशॉप्स वगैरह सब बंद हो गई, खाना पूरा डाइवर्ट कर दिया जाता था आर्मी को, इसीलिए राशन शॉप्स पे लड़ाई दंगे हो रहे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लगा के 1918 तक चल रहा था। उसी बीच में फरवरी 1917 में चीजें बिगड़ती है, खाने की शॉर्टेज थी, राजा डूमा को डिसॉल्व करना चाह रहा था, और इसी के चलते 22 फेब को लोग रोड पे उतर आए थे। एक फैक्ट्री में लॉकआउट होता है, सपोर्ट में 50 और फैक्ट्रीज जो हैं वो लॉकआउट कर देती हैं। विमेन भी स्ट्राइक को लीड कर रही थी, इंटरनेशनल विमेन डे इसी दिन से शुरू होता है। राजा के द्वारा कर्फ्यू लगा दिया जाता है, शाम तक लोग चले भी जाते हैं, लेकिन 24-25 तारीख को फिर इकट्ठे हो जाते हैं। 25 तारीख को जैसे ही डूमा डिसॉल्व होती है तो पॉलिटिशियंस भी ज्वाइन कर लेते हैं। साथ ही साथ जब आर्मी को ऑर्डर दिया जाता है कि इनके ऊपर गोलियां चला दे, तो आर्मी और पुलिस म्यूटिनी कर देती है, विद्रोह कर देती है। सभी ने मिलकर एक सोवियत बना लिया, काउंसिल, जिसे पेट्रोग्राड सोवियत कहा गया। 2 मार्च को एक डेलीगेशन जाता है राजा के पास में, राजा से कहा जाता है कि सिंहासन छोड़ दो कि जनता आती है, तुमसे ना हो पाएगा। और इसी के चलते आप देखेंगे कि फरवरी 1917 के रिवॉल्ट से मोनार्की खत्म हुई। फरवरी के बाद एक अलग रशिया बन चुका था, कमिटीज बन रही थी, सोवियट्स बन रहे थे, आजादी मिल चुकी थी लोगों को। लेनिन एग्जाइल से लौट के आ गए थे, उन्होंने अप्रैल थीसिस दी जिसमें 3 बातें कही कि लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, बैंक्स को नेशनलाइज किया जाए, और वॉर को वहीं पे रोका जाए। वो तो ये भी चाहते थे कि सोशलिस्ट सोसाइटी बना दी जाए, लेकिन लोगों को लग रहा था कि अभी समय है। पर जैसे जैसे अब ये ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत बन रहा था और बोल्शेविक्स की पावर राइज हो रही थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट जो फरवरी के बाद बनी थी उसको अपनी पावर कम होते दिख रही थी। प्रोविजनल गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, और बोल्शेविक्स के लोगों को अब लग रहा था कि नहीं, प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटा के एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने का समय आ गया है। दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर रेवोल्यूशन। 16 अक्टूबर 1917 में लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी और पेट्रोग्राड सोवियत को पटा लिया कि हमें तख्ता पलट करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के थे, प्राइम मिनिस्टर किरिंस्की, उन्हें हटाने की प्लानिंग कर ली गई, डेट सीक्रेट रखी गई, एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई गई अंडर द लीडरशिप ऑफ लियोन ट्रॉट्स्की। 24 अक्टूबर के दिन अपराइजिंग स्टार्ट होती है। मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ने शाम होते होते सारे मिलिट्री चेक पॉइंट्स पर अपना कब्जा कर लिया, मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया।
प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की ने हाथ पैर मारे लेकिन कुछ अचीव कर नहीं पाए. शिप अरोरा शेल्ड द विंटर पैलेस and by the nightfall everything was under the control of military revolutionary committee. ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना. ओके और इस चीज को अप्रूव भी कर दिया गया कि जो किया सही किया. बधाई हो, अक्टूबर रेवोल्यूशन हो गया. अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद बहुत सारी चीजें बदली. बॉल्शेविक्स के पास पावर आ गई, बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया, इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया गया, नोबल्स से लैंड छुड़ा ली गई और पीजेंट्स में बांट दी गई. नई यूनिफॉर्म इंट्रोड्यूस कर दी. बॉल्शेविक पार्टी का नाम बदल के रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया. इलेक्शंस कंडक्ट करवाए, मेजोरिटी नहीं मिली तो बोल दिया कि नहीं ऑल रशियन कांग्रेस थी ऑफ सोवियट्स वही ज्यादा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थी. देखो, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली. बात तो सही है. लोग कंफ्यूज भी थे कि जैसे बॉल्शेविक पहले थी वैसी नहीं है, लेकिन बॉल्शेविक अपनी पावर टाइट कर रही थी. इस बीच में जब लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था तब सिविल वॉर की सिचुएशन डेवलप होती है. सिविल वॉर यानी कि देश के अंदर ही लोग लड़ रहे थे, तो जो लोग हारे थे जैसे राजा के सपोर्टर वगैरह, वो बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहे थे, वो व्हाइट्स कहलाए, और रेड्स जो कि बॉल्शेविक्स थे उनको सप्रेस कर रहे थे. ब्रूटल सप्रेशन होता है एंड एवरीथिंग वाज जस्टिफाइड अंडर द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म. खैर, तख्ता पलट कर देने से सोशलिस्ट सोसाइटी नहीं बन गई. सोशलिस्ट सोसाइटी बनती है वहां की पॉलिसीज से. तो आप जैसे देखते हैं सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है, 5 ईयर प्लानिंग इंट्रोड्यूस की जाती है, और इन 5 ईयर प्लानिंग्स के थ्रू इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे फोकस किया जाता है. रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो तो रहा था लेकिन वर्किंग कंडीशंस बहुत खराब थी, सरकार के रिसोर्सेज लिमिटेड थे. कोशिश करने के लिए जैसे एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम लाया गया, क्रैच फैसिलिटीज, मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स, चीप पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की गई ताकि लोग ये फील कर पाए कि सरकार उनके लिए काम कर रही है. अगला टॉपिक आता है स्टालिन और कलेक्टिवाइजेशन के बारे में. लेनिन की डेथ के बाद में 1923 के बाद से स्टालिन जो है, जोसेफ स्टालिन, वो पावर में आते हैं. उस समय एक समस्या ये हो रही थी कि सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सही तो है लेकिन फूड शॉर्टेज हो रहा था. पता लगाया गया कि शायद लोगों ने होल्ड करके रखा हो फूड ग्रेन्स को, गवर्नमेंट की प्राइस पे बेचना ना चाह रहे हो, तो रेड्स ऑर्गेनाइज की जाती थी कुलक्स के ऊपर, मतलब वेल टू डू पीजेंट्स के खेतों पे रेड ऑर्गेनाइज करवाई जा रही थी. फिर भी फूड शॉर्टेज खत्म नहीं हो रही थी, तब कलेक्टिवाइजेशन का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया 1928 के टाइम पीरियड में. कलेक्टिवाइजेशन यानी कि छोटे छोटे फार्म्स को एक साथ मिला के बड़ा फार्म बनाया जाए. आर्ग्यूमेंट दिया गया कि बड़े फार्म को मॉडर्नाइज कर सकते हैं. उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो प्रोडक्शन बड़ा नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग रेजिस्ट भी कर रहे थे. अब सोशलिज्म को डिफेंड करने के नाम में जो लोग रेजिस्ट करते थे उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता था, परेशान किया जाता था, और इस तरह से एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल वाला टाइम पीरियड स्टालिन के टाइम पीरियड में देखने को मिला. तो दिस वाज द होल रशियन रेवोल्यूशन. लास्ट में पूछा जाता है कि रशियन रेवोल्यूशन का ग्लोबल इंपैक्ट क्या रहा, ये जो यूएसएसआर बना था इसका ग्लोबल इंपैक्ट क्या रहा. देखो, पॉजिटिव भी रहा और नेगेटिव भी रहा, लेकिन एक चीज क्लियर थी कि जो वर्कर्स स्टेट वाला इमेजिनेशन था वो रियलिटी में कन्वर्ट होते दिख रहा था. यूएसएसआर ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ ईस्ट में पार्टिसिपेट किया, बॉल्शेविक्स ने कॉमिंटर्न बनाया, यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश की गई, और इस चीज का निमंत्रण दिया कि जिस तरह से यूएसएसआर ने चेंज लाया वैसे चेंज लाया जा सकता है. दिस वाज द होल चैप्टर. आई होप यू गाइज एंजॉयड इट. पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगा. तब तक अपना ध्यान रखिए. अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं. साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल. थैंक यू वेरी मच.